नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 78 तक में हम लोगों ने BNSS 2023 के 6 चैप्टर्स के हर एक धाराओं पे चर्चा पूर्ण किया। वो चैप्टर्स थे चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9। 6 अध्याय 4, 5, 6, 7, 8, 9 के हर एक धाराओं पे गहराई से चर्चा पूर्ण किया। आज हम लेकर आए हैं भाग 79 में चैप्टर नंबर 2, अध्याय संख्या 2। ये रिलेटेड है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। हमारे देश में जो दंडिक न्यायालय हैं और कार्यालयों के गठन के बारे में ये चैप्टर हम लोगों को बताता है। इसमें कुल 15 धाराएं हैं। इस चैप्टर में धारा 6 से लेकर 20 तक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 15 धाराओं से बना हुआ ये चैप्टर 2 जो हमारे देश में दंडिक न्यायालयों के गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज और कार्यालयों के बारे में वर्णन करता है ये चैप्टर। तो मित्रों, आज के हम इस भाग 79 में 2 सेक्शंस इस चैप्टर के, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि इसके गहराई में जाएं दोनों सेक्शन के, अमूमन जो हम नागरिकों में व्याप्त है, हम लोग जानते हैं, ज़मीनी तौर पर जो हमारे यहाँ के लिटिगेंट्स हैं, सिंपल सिटीजन्स हैं, वो जो जानते हैं, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लें, एक झलक। फिर उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। मित्रों, हमारा देश भारत, इसलिए हमारे कानून का भी नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम होना भी चाहिए। तो हमारे देश भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे ऊपरी न्यायालय है, एकमात्र न्यायालय है जो पूरे भारत को, हमारे देश को गवर्न करता है, हर एक न्यायालय को गवर्न करता है, वो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन, अर्थात केंद्र के अधीन कई राज्य होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, 29 राज्य हैं हमारे। तो इस केंद्र के अधीनस्थ जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, जिन राज्यों से मिलकर केंद्र बना है, उसी तरह हर राज्य में, जिस तरह हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है भारत का, हर राज्य का भी एक सबसे सर्वोपरि न्यायालय होता है, जिसे हम लोग उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, जो पूरे राज्य को पर के न्यायालयों को गवर्न करता है। और ये जितने भी राज्य में ये उच्च न्यायालय हुए, वो सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं, उनसे गवर्न होते हैं। अब राज्य में राज्य का सबसे ऊपरी न्यायालय उच्च न्यायालय हुआ। अब राज्य के नीचे अगर हम लोग आते हैं, तो एक राज्य में कई जिले होते हैं, कई जिलों से मिलकर राज्य बनता है।
तो जिस तरह राज्य में एक सबसे ऊपरी न्यायालय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के नाम से जाना गया, हर जिला का सबसे बड़ा न्यायालय जो होता है आपराधिक मामलों के लिए, न्यायिक मामलों के लिए, वो होता है जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अर्थात राज्य में जितने जिले हैं, हर जिला का सबसे ऊपरी अदालत जो होता है वह जिला एवं सत्र न्यायालय, सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के नाम से, जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम से जाने जाते हैं। और ये सब जितने भी जिले में अलग अलग जिला एवं सत्र न्यायालय हैं, वो सब उस राज्य, जिस राज्य की बात है, उस राज्य के उच्च न्यायालय से गवर्न होते हैं। अब ये जिला एवं सत्र न्यायालय मित्रों, इनके नीचे जो होता है वह प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं। इन सबों के जो ऊपर होते हैं, जितने न्यायिक दंडाधिकारी महोदय हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, वो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। जब कभी राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात किसी जिले को उपखंड में विभाजित करते हैं, तो उसका सीमा या संख्या, उसमें वो परिवर्तन करते हैं और उसे उपखंड में भी तब्दील करते हैं। तो वैसे में वो जिला उपखंड में विभाजित होता है, तो न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिला 2 भागों में, उपखंडों में, पूर्वी और पश्चिमी के रूप में जाने जाते हैं। तो वहाँ पर मुख्य दंडाधिकारी अब SDJM, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ईस्ट अथवा सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वेस्ट, पश्चिम के रूप में अलग अलग होते हैं। इन सब के अधीनस्थ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अथवा प्रथम श्रेणी तो वो भी होते हैं जो मुख्य हैं, इनके अधीनस्थ सीनियरिटी के मुताबिक प्रथम श्रेणी, और न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी इनके अधीनस्थ होते हैं। इन सबों का कार्य क्षेत्र, शक्ति जो है संहिता के मुताबिक क्रमशः विस्तृत होता है। उनके कार्य क्षेत्र, अधिकार, शक्ति जो है वो सब संहिता के मुताबिक क्रमशः विस्तृत होता है। ये सब के सब अपने से ऊपर वाले से गवर्न होते हैं उनके मुताबिक, और क्रमशः ये सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे देश के हैं माननीय, उनसे तो सभी गवर्न होते हैं क्रमशः। मित्रों, इसके अलावा अगर हम एग्जीक्यूटिव साइड, कार्यपालिका के तरफ अगर चलें, तो वहां भी जिला दंडाधिकारी महोदय, कलेक्टर साहब, जब लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, जिला दंडाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में। उनके अधीनस्थ उसी तरह अगर 2 खंडों में है तो SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ईस्ट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वेस्ट, SDM। SDO वो पदाधिकारी के रूप में हो जाएंगे, ये मजिस्ट्रेट के रूप में, दंडाधिकारी के रूप में माने जाते हैं। और इनके अधीनस्थ कार्यपालक दंडाधिकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जो SDM के अधीनस्थ होते हैं। मित्रों, कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का कार्य जो हमारा BNSS बताता है, वो ये कहता है
कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, मेंटेन करना है, सदाचरण और परिशांति को कायम रखना है। कोई विधि जो है वो विधि टूट न जाए, उसे बनाए रखना है। तो प्रिवेंशन करना है। कहते हैं कि कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अपराध हो ही नहीं, नियम टूटे नहीं, उसे उन्हें संभालना है। बावजूद अगर टूटता है तो ये जुडिशियल साइड में वो प्रवेश करता है मैटर। जब तक उसे संभाला जाता है, प्रिवेंशन किया जाता है, रोकथाम किया जाता है, तब तक वो एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका के अंतर का चीज होता है। और टूट जाता है तो फिर मित्रों और भी उसमें गहराई में बहुत सारी बातें हैं। मित्रों, इस बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जो हमारे देश में कार्यालयों का, न्यायालयों का जो ये गठन हुआ, आपने देखा, ये आपराधिक मामलों के अलावा दीवानी मामले जो हैं उनको भी देखने के लिए उनका कार्यक्षेत्र अलग अलग निर्धारित किया जाता है। उस पर आगे हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे। उनको ये शक्ति दी जाती है दीवानी मामलों को भी देखने की, किनके उसके लिए न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट होते हैं। मित्रों, इस बीएनएसएस के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो अभी हम लोगों ने वर्णन किया, इस संहिता से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन भी अन्य न्यायालय का गठन होता है। इस संहिता से भिन्न किसी और विधि के अधीन भी कुछ न्यायालय हैं, उनका भी गठन होता है। कुटुंब न्यायालय, फैमिली कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, लेबर कोर्ट, कंज्यूमर फोरम वगैरह वगैरह और भी हैं जो अन्य विधि से ट्रिब्यूनल्स हैं। तो मित्रों, अब हम लोग चर्चा करें। ये अमूमन इतनी बातें लोगों में व्याप्त है, ये हम लोग जानते हैं। अब हम सेक्शन वाइज, ये चैप्टर जो हम लोगों को बताता है, अब हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम सेक्शन 6 सेक्शन 6 कहता है दंड न्यायालय के वर्ग, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, दंड न्यायालय के वर्गीकरण के बारे में, वर्ग के बारे में कहता है कि उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित किया हुआ न्यायालय के अलावा, उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी अन्य विधि के द्वारा गठित किए हुए अन्य न्यायालय के अतिरिक्त हर राज्य में जो न्यायालय होते हैं वो होते हैं सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट। हर राज्य में सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, और कार्यपालिका में देखें तो कार्यपालक दंडाधिकारी का न्यायालय, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब का न्यायालय। यह सेक्शन 6 यही बताता है। अब सेक्शन 7 में हम लोग प्रवेश करते हैं मित्रों। सेक्शन 7, धारा 7 क्या बताता है? ये बीएनएसएस 2023 का सेक्शन 7 ये बताता है टेरिटोरियल डिविजन्स, प्रादेशिक खंडों के बारे में।
क्या प्रादेशिक खंड? तो कहता है कि प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, या सेशन खंडों से प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड है जो कि सेशन ऐसे सेशन खंडों से मिलकर बना हुआ होगा, और प्रत्येक सेशन खंड जो होगा वो एक जिला अथवा जिलों से मिलकर बनेगा। मतलब मीन्स टू से प्रत्येक राज्य एक अपने आप में सेशन खंड होगा जो कि सेशन खंडों से मिलकर बनेगा, और वो सेशन खंड जिला अथवा जिलों से मिलकर बनेगा। अब इसी धारा में बताता है मित्रों, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद ऐसे खंडों और जिलों के सीमाओं को या संख्या को परिवर्तन कर सकते हैं। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद ऐसे खंडों और जिलों के सीमा में और उनकी संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा कहता है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद किसी जिले को उपखंडों में भी विभाजित कर सकेगी, और ऐसे उपखंडों की सीमा को उसके संख्या में भी परिवर्तन कर सकेगी। मित्रों, किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ होने के समय यह सेक्शन कहता है कि किसी भी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ होने के समय जो विद्यमान रहेगा, क्या सेशन खंड होगा, जिले होंगे, और ये जो विभाजन हुआ उपखंड होगा, तो माना जाएगा कि इस धारा के अधीन ही उनका वो बनाए गए हैं। ये सेक्शन कहता है कि किसी भी राज्य में इस संहिता का जब प्रारंभ हो चुका है, इस संहिता का प्रारंभ के समय जो विद्यमान जिला होंगे, सेशन खंड होंगे, उपखंड होंगे, वो सब माना जाएगा कि इस संहिता के अधीन ही वो बनाए गए हैं। तो ये सेक्शन 7 बताता है। मित्रों, कुछ लंबा जा रहा है, रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।